तो पढ़ रहे थे हम तत्वों की उपलब्धता का स्रोत। पहला स्रोत है क्या, मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में देखो कुछ तत्व होते हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब होता है एकदम फ्री अवस्था में, उनसे किसी और तत्व से मतलब नहीं रहता है, तो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, एक तरह से बोल सकते हो। तो जो किसी से क्रिया ना करते हो, रसायन की भाषा में बोल सकते हो CO2 या फिर O2 या फिर नमी या फिर वायु में बोल सकते हो जो नमी होती है, तो उनसे जो रिएक्शन ना करते हो, क्रिया ना करते हो, तो ऐसे तत्व को हम किस अवस्था में कहते हैं, मुक्त अवस्था में बोलते हैं। जैसे हो गया क्या AU AG, जितने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े थे, जितने तत्व नीचे थे वो कम क्रियाशील होते थे, यानी बहुत कम क्या करते थे, क्रिया करते थे, बहुत कम। AU AG बहुत कम यौगिक में पाते होंगे कि कहीं मिलता है, मिला होगा तो बहुत कम मिला होगा। या फिर आपका HG हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है किस अवस्था में, मतलब फ्री होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कौन सी अवस्था, संयुक्त अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है, इसमें क्या होगा, संयुक्त का मतलब जुड़ना, तो इसमें क्या होगा, वायु से या फिर क्या नाम है CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड या वायु में जो नमी होती है, जो तत्व उनसे क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, उनसे मिलके जुड़ के कोई अन्य यौगिक बना लेते हैं, तो उसे हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, हम कहते हैं उस संयुक्त अवस्था में है, ठीक है। तो संयुक्त अवस्था का मतलब जुड़ जाए, किसी से क्रिया कर ले, तो संयुक्त अवस्था में जो जल्दी से आपके आसानी से क्रिया कर लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो होते हैं अधिक क्या होते हैं क्रिया, क्योंकि आवर्त सारणी में क्या है ऊपर रखे हुए, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े रहोगे, वहाँ क्या हाँ रखे गए हैं, ऊपर रखे गए हैं, जबकि कुछ बीच में, कुछ सबसे नीचे, हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है, जो एकदम नीचे रखे गए। तो ये ऊपर रखे गए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये तुरंत क्या कर लेते हैं, वायु या नमी उमी से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और यौगिक बना लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये मुक्त अवस्था हो गया, संयुक्त अवस्था हो गया। एक और हेडिंग आपसे पूछता है, ये भी ध्यान देना, पूछता है रूबी किसे कहते हैं। अभी लड़की का नाम यहाँ ना हो, हाँ देखो पूछेगा आपसे रूबी किसे कहते हैं। देखो यदि इसका नाम सुने हो Al2O3 एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, एल्यूमिना नाम होता है, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आगे पढ़ोगे भी। तो इसमें यदि कह रहा है क्रोमियम मिला दिया जाए, इसमें क्रोमियम मतलब क्या, यार तत्व तो जानते ही हो कितने नंबर पे है, हाँ 24 पे है, ठीक है। तो यदि इसमें क्या कर दें, कॉपर 29 पे, हाँ ठीक है। यदि इसमें कह रहा है कि क्रोमियम नामक अशुद्धि मिला दें, एल्यूमिना में क्या कर दें, क्रोमियम नामक अशुद्धि मिला, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसी को क्या बोला जाता है, रूबी। यानी क्रोमियम की एल्यूमिना और क्रोमियम नामक अशुद्धि के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, रूबी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमियम को ले जाके एल्यूमिनियम बना दोगे तो कौन बन जाएंगी, रूबी, ठीक है। क्या हुआ पगले, ज़्यादा खुश हो गया। देखो और एक नाम होता है, वो भी लड़की एक नाम है, नीलम, ठीक है, ये भी पेपर में पूछ सकता है, नीलम किसे कहते हैं। इजाज का, हाँ ये ज़्यादा याद रहा, देखो कुल भूल जाएगा, ये ना भूलेगा। देखो नीलम का होता है यदि उसी की एल्यूमिना में कोबाल्ट मिला दे, CO की अशुद्धि मिला दे कोबाल्ट की, तो तब कौन बनेंगी, तब नीलम आ जाएंगी, ठीक है, नीलम का निर्माण होगा। अगर एल्यूमिना में क्रोमियम को मिलाओ रूबी बन जाएंगी, एल्यूमिना में कोबाल्ट की अशुद्धि मिलाओगे तब कौन बन जाएंगी, नीलम। तो नीलम को बनाना है तो कोबाल्ट, अरे वही जीन ऊन पढ़े रहोगे 10 में, हाँ यक्स मिलता है कहाँ बनता है, हाँ समझो उसी तरह केमिस्ट्री में बहरहाल तत्व है यक्स शायद लड़की होता है पगले, हाँ बहरा यहाँ दोनों लड़कियाँ हैं, देखो लेकिन मिला अलग अलग
चीज़ है, ठीक है। यहाँ क्रोमियम मिला है, रूबी बनी है, और यहाँ कोबाल्ट मिला है, नीलम बनी है, ठीक है। चलो छोड़ो। तो रूबी नीलम याद रखे रहना, पेपर में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रूबी किसे कहते हैं और नीलम किसे कहते हैं। तो अगर एल्यूमिना में किसकी क्रोमियम की अशुद्धि मिला है तो क्या कहलाए? हाँ, अगर कोबाल्ट की अशुद्धि मिला तो नीलम कहलाए, ठीक है। तो इसको हेडिंग डालो, पहले लिखो, इसको पहले लिखो। तो ऐसा दोपहर तक हाँ देखो। अगला हेडिंग है खनिज। तो कह रहा अधिकांश सक्रियता वाली धातुएं, यहाँ लिख देना अधिकांश रासायनिक सक्रियता वाली धातुएं। रासायनिक सक्रियता वाली कौन सी? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर थी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो ऊपर रखी हुई थी। ये कह रहा है कि प्राकृत में प्रायः किस अवस्था में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले इनके यौगिक ही क्या कहलाते हैं? खनिज। या 9th में पढ़े रहोगे कि आपका पृथ्वी के अंदर जिस रूप में धातुएं पाई जाती हैं उसी को क्या कहते हैं? खनिज, ठीक है। अथवा करके ये भी सिंपल, बहरहाल अब बचपन में थोड़ी पढ़ रहे हो, 9th में थोड़ी हो। डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दी, इसीलिए ना तो ये भी लिख सकते हो पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब क्या धातुएं जो है पृथ्वी के अंदर शुद्ध रूप में पाई जाती हैं? उसमें तमाम अशुद्धियाँ, मिट्टी, धूल मिट्टी, कण या फिर अन्य तत्व भी उसमें मिले होते हैं। तो तमाम प्रकार बालू, मिट्टी, जल की मात्रा, तमाम चीज़ या गैसों वैसों मिश्रण होता है। तो पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यही जो तेल और निकलता है का तेल तुरंत आपका एकदम प्योर थोड़ी होता है, ठीक है। तो उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ, कोई भी चीज़ पृथ्वी से निकलता है तो हाँ शुद्ध रहता है बच्चा, उसमें भी अशुद्धियाँ रहती हैं। देखो शांत रहो। तो पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। चाहे ऐसे लिखो, ये दोनों का मतलब सेम है। देखो, अधिकांश रासायनिक सक्रिय धातुएं प्राकृत में संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाई जाती हैं? यौगिक, यहाँ वही लिख दिए जिस रूप में पाई जाती हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा किस रूप में पाई जाती हैं? यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। तो उसी यौगिक को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और इसी के बाद आता है तो धातुएं जिस रूप में पृथ्वी के अंदर मिलेंगी वही क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। उसी को हम खनिज कहेंगे। कोई भी धातु यदि आप पृथ्वी से निकाल रहे हो, लोहा निकाल लो, तो एकदम शुद्ध लोहा ना निकलेगा, उसके साथ अशुद्धियाँ भी रहती हैं, ठीक है। तो खानना नीचे बनाया गया, एकदम शुद्ध लोहा तुरंत निकल जाएगा। देखो अगला हेडिंग है इसी से रिलेटेड है, अयस्क। खनिज यदि ऐसा खनिज को शुद्ध किया जाता है, ऐसा खनिज जिससे धातु को कम खर्च या कम लागत में तथा आसानी से ऐसा खनिज देव करा जिससे धातु को कम लागत में तथा खनिज होता क्या है? धातुओं का एक यौगिक होता है, धातु से बना हुआ। तो यौगिक से यदि हमको धातु को अलग करना या पृथ्वी के रूप में खनिज, जो पृथ्वी के रूप में धातु जिस रूप में पाया जाता है वही क्या कहलाता है? खनिज। अब वो तमाम रूप में हो सकता है, ठीक है। अशुद्धियाँ उसके साथ मिली रहती हैं। तो उस अशुद्धि को क्या किया जाए? अगर कम लागत में और आसानी से क्या कर लिया जा रहा है? हाँ, करा ऐसा खनिज जिससे धातु को कम लागत में तथा आसानी से अलग कर लिया जाए, अलग कर लिया जाता है। तो अलग कर लिया जाता है। तो ऐसे खनिज को क्या कहते हैं? ऐसे खनिज को हम खनिज ना कहकर एक नाम और दे देंगे, क्या? खनिज। ऐसे खनिज को अयस्क कहते हैं। अभी सो रहा है, सोते रहो। देखो, तो कुछ ऐसे खनिज होंगे
जिनसे बहुत आसानी से और कम लागत में क्या कर लिया, धातु को आसानी से निकाल लिया जाता है। तो ऐसे खनिज क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाएंगे। लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, तब जाके उससे धातु को जो खनिज होता है उसको गला उलाई के उससे धातु को क्या किया जाता है अलग, तो उसमें ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, तो उसको हम अयस्क ना कहेंगे। जिसमें कम खर्च में और आसानी से धातु को अलग कर ले जाओ वही क्या कहलाएगा, अयस्क। तो यदि पूछा जाए क्या सभी खनिज अयस्क होंगे, नहीं, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वही अयस्क कहलाएंगे। जिसमें आपका खर्च क्या करना पड़े, कम करना पड़े, वही अयस्क कहलाएगा। ठीक है। और अयस्क क्या होता है, अरे वही जो खनिज को कम खर्च में धातु से अलग कर लो वही खनिज क्या कहलाएगा, अयस्क। तो ये अयस्क किससे बना है, खनिज। क्या प्रत्येक अयस्क को खनिज कह सकते हो, तो आराम से कह सकते हो, क्योंकि इसी से तो ये बना है। लेकिन प्रत्येक खनिज को अयस्क नहीं, उसी खनिज को अयस्क कहोगे जिससे कम खर्च में धातु को क्या कर ले जाएं, अलग कर ले जाएं। ठीक है। तो ये था आपका क्या नाम है, अयस्क और खनिज की डिफिनीशन था। इसको हेडिंग डालो, नीचे लिख लो पहले, तब आगे चलते हैं। हाँ, मतलब कैसे आप करा खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर जिस रूप में धातुएं पाई जाती हैं उसी को क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। अब चाहे जिस रूप में हो, यौगिक के रूप में, किस रूप में, वो या अशुद्धि उशुद्धि क्या कौन सी अशुद्धि मिली है, जिस रूप में पाया जाएगा धातु वही क्या कहलाएगा, खनिज पाया जाएगा। बाकी अयस्क क्या होता है, यदि खनिज से धातु को कम खर्च में और आसानी से क्या कर ले जा रहे हो, अलग कर ले जा रहे हो, तो ऐसे खनिज को हम क्या नाम देंगे, अयस्क। और जैसे लिखना चाहो तभी लिख लेना। उदाहरण के तौर पे जैसे होता है एल्यूमिना, एल्यूमिनियम के दो खनिज होते हैं, एल्यूमिनियम के दो खनिज हैं। एक एल्यूमिना सूत्र होता है Al2O3 × 2S2O, एक पूरा फार्मूला होता है इसका। ठीक है, शांत रहो। एल्यूमिना यानी Al2O3 × 2S2O, या फिर इसी को क्या नाम है, बॉक्साइड बोला जाता है, बॉक्साइड लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, बॉक्साइड ये होता है किसका, एल्यूमिनियम का खनिज होता है। और एक होता है, ये पड़ेगा, केले, केले का सूत्र होता है Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। ये भी किसका खनिज है, एल्यूमिनियम का दोनों खनिज है। ठीक है, तो Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O, ये और एक बॉक्साइड है, इसको कहते हैं केले। ठीक है, केले मतलब सर ज़्यादा इंग्लिश पढ़ लिया। देखो, ये भी एल्यूमिनियम का खनिज है, ये भी एल्यूमिनियम का खनिज, दोनों एल्यूमिनियम के खनिज होते हैं। लेकिन इसको हम अयस्क भी कह सकते हैं, इसको हम खनिज ना कहकर क्या बोल सकते हैं, अयस्क कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे एल्यूमिनियम को आसानी से और कम खर्च में क्या किया जा सकता है, यानी जल को अलग करके आसानी से इसमें से जल ऑक्सीजन को अलग करके इसमें से एल्यूमिनियम को आसानी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से क्या किया जा सके, अलग कर लिया जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। तो इसमें से एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम को, शांत रहो, एल्यूमिनियम को आसानी से अलग कर सकते हो, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अयस्क कहला। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसको आसानी से इसमें से एल्यूमिनियम को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको तुम केवल क्या नाम दोगे, खनिज कहोगे, इसको अयस्क नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे यही दोनों लिखो, तो नीचे वहीं लिखो बॉक्साइट, बॉक्साइट ब्रैकेट में वही फार्मूला लिख लो, बॉक्साइट ब्रैकेट में वही सूत्र, योम केले, योम केले ब्रैकेट में सूत्र लिखो। केले एल्यूमिनियम के दो खनिज हैं, योम केले एल्यूमिनियम के दो खनिज हैं। अरे बोले का उका लिखा।
बॉक्साइड कामा क्ले एल्यूमिनियम के 2 खनिज हैं। आगे लिखो परंतु बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को आसानी से अलग किया जा सकता है। आसानी से अलग किया जा सकता है। इसलिए बॉक्साइड खनिज अयस्क है। बॉक्साइड खनिज अयस्क है। हो गया। टाइम का हुआ। अगला हेडिंग है देखो, धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं क्या दिया है, विधियां है। बहन खड़ी हो, बस खड़ा हो पढ़ोगे। धातुओं के निष्कर्षण, एक तो लेट आ रहा ऊपर से बात कर रहा। धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां, पहले तो ध्यान देना, निष्कर्षण है धातु कर्म कहते किसे हैं। देखो, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण या फिर धातु का निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। तो कह रहा है धातु का निष्कर्षण क्या होता है, धातु का निष्कर्षण किसे कहें, यानी या फिर इसी को एक नाम और दिया जाता है क्या, धातु कर्म किसे कहते हैं, पूछ सकता है। तो अयस्क से यदि शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हो तो जिस विधि द्वारा या जिस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध धातु ये चीज़ ध्यान देना। तो अयस्क से अगर शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हो, शुद्ध का मतलब अगर लोहे को अयस्क से अलग कर रहे हो तो उसमें केवल क्या होना चाहिए, लोहा होना, उसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो। तो अयस्क से शुद्ध धातु यदि प्राप्त कर रहे हो तो जिस विधि से प्राप्त करो या जो प्रक्रिया प्राप्त करने की, उस प्रक्रिया को या उस विधि को क्या कहेंगे, धातु का निष्कर्षण या फिर उसी को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। तो अयस्कों से धातु निष्कर्षण में विभिन्न पद आते हैं। पहला आता है इसमें दो चूड़ीकरण, यानी अगर अयस्क से धातु को अलग करना है तो उसके लिए कुछ पद दिए गए हैं। पहले उसका चूड़ीकरण करेंगे। ई का होगा अभी देखेंगे, इस नामे से पता चल रहा है वैसे। हाँ, उसको बढ़िया से बुक डालना। ठीक है, देखो चमकने दो। दूसरा होता है इसका, पहला इसका चूड़ीकरण करेंगे, दूसरा अयस्क का सांद्रण करेंगे। इसकी भी कई विधियाँ सांद्रित करने की, उसको अभी पढ़ेंगे। अयस्क का वो चुंबकीय पृथक्करण उत्करण विधि पढ़े रहे होगे, फेन पलावन ओलावन विधि। ठीक है। अयस्क का सांद्रण कक्षा 10 में तो रहा ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो पहले उसका चूड़ीकरण करेंगे। चूड़ीकरण का मतलब बढ़िया से उसको बुक डालेंगे, पीस डालेंगे, खून डालोगे। ठीक है, जो भी करना रहे कर, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को किस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कर देंगे अयस्क को। अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हुआ तो उसको पहले खून खान के छोटे छोटे रूप में कर लेंगे। चूड़ीकरण का मतलब छोटा छोटा। फिर उसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपका तीसरा है उसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा। और चौथा आता है धातु ऑक्साइड अगर है तो उसका आप चयन करेंगे। अगर धातु ऑक्साइड के रूप में है तो उसका क्या करेंगे, ऑक्साइड के रूप में, तो उसका हम आप चयन करेंगे। ठीक है।
और नेक्स्ट नंबर आता है 5वां दिया धातु का, उसके बाद शोधन करेंगे या फिर उसका क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे। ठीक है, तो 5वां नंबर ये करना। इसको अभी एक शारीरिक माध्यम समझते हैं, छोड़ो इसको अभी जाने दो, पहले डिफिनीशन लिखो तो। अलग अलग पढ़ेंगे का। हाँ अच्छा गुरुजी, पहले वो लिखो तब गुरुजी को बुलाना। दो अगला है, दो अयस्क का निष्कर्षण करने की ये तमाम विधियां हैं, तो इनको हमको अध्ययन करना है। पहले अयस्क का क्या करेंगे, चूड़ीकरण का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देंगे। फिर उसका क्या किया जाएगा, सांद्रण। सांद्रण कैसे करेंगे उसको अभी आगे समझेंगे। ठीक है, और सांद्रण करने के बाद क्या करेंगे, अगर सांद्रण करने के बाद 3 प्रकार की धातुएं मिलेंगी। अगर धातु बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सक्रिय का मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एकदम कहाँ है, ऊपर है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक बार कल रिवीजन करके आना, ना तो घर जाओगे। और मध्यम रूप से सक्रिय जो धातु है वो आपका, उसका क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे। एक होता है कौन, जो सबसे नीचे होती है, कम का सक्रिय, जैसे सोना चांदी सब हो गया जो सबसे नीचे रखी गई है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पहले बढ़िया से याद करके आना कल। तो अत्यधिक सक्रिय धातु, पहले उसको लवण का अपघटन करेंगे, उसके बाद वहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना जितना ये दोनों है। देखो, मध्यम रूप की सक्रिय धातुएं मुख्यतः 2 रूप में पाई जाती हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, एक कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, जिसमें कार्बोनेट की मात्रा हो, अर्थात CO3 की मात्रा हो, कार्बोनेट की मात्रा हो, ऐसे अयस्क को हम क्या कहेंगे, कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सल्फाइड, जिसमें सल्फर की मात्रा हो, जिसमें सल्फर अशुद्ध के रूप में हो या सल्फर की मात्रा उपस्थित हो, ऐसे अयस्क को हम कौन सा अयस्क कहेंगे, सल्फाइड। जिसमें ऑक्सीजन हो ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा, जिसमें कार्बोनेट हो कार्बोनेट अयस्क होगा, जिसमें सल्फर हो कौन सा अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क होगा। अगर वो कार्बोनेट अयस्क है तो उसका क्या कराएंगे, निष्ठापन क्या होता है अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका क्या कराएंगे, भर्जन। ठीक है, भट्ठी वट्ठी होती है उसी में रख के गरम शरम किया जाता है। ठीक है, एक वायु की उपस्थिति में होता है, एक वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दोनों का जब निष्ठापन भर्जन हो जाएगा तो किसके ऊपर, उसमें क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। धातु ऑक्साइड के रूप में जब बदलेगा तो उसका परगलन करा देंगे। परगलन का मतलब अपचयन करा देंगे, इस विधि को भी समझेंगे। फिर क्या बनेगा, धातु प्राप्त होगा विशुद्ध धातु, उसमें भी थोड़ा बहुत अशुद्धि रहेगा, तो उस धातु का फिर शोधन करेंगे, तब जाके वहाँ 90 या 99% क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन जो कम सक्रिय धातु वो किस रूप में पाई जाती है, तो सल्फाइड का हमेशा क्या कराया जाता है, भर्जन। ठीक है, सल्फाइड का भर्जन कराते हैं, कार्बोनेट का निष्ठापन। तो भर्जन से धातु निकाल लेंगे, धातु में भी अशुद्धियाँ होंगी, उस धातु का क्या कर लेंगे, शोधन कर लेंगे। तो एक एक हेडिंग इसमें पढ़ना है, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है, हाँ इतने में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा गुरुजी है